झारखंड बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी के मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 16 अगस्त को होने वाला है और झारखंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 2 अगस्त को होने वाला है। तो ऐसे में बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का 20 महत्वपूर्ण क्लास, और आज के जो क्लास है वो पार्ट नंबर फर्स्ट है, यानी कि पहली क्लास है बायोलॉजी का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्लास है वो झारखंड बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 बायोलॉजी सेट 1। इसमें जो क्वेश्चन है वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पास भी 20 मिनट का ही समय है। तो आप लोगों को इस 20 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बतलाइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पीयूष ग्रंथि। कौन सी यहाँ पे है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड है? तो इसमें जो आता है वो लीवर है। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर से आपको पता होगा कि बाइल जूस का यहाँ पे सिक्रेशन होता है। बाइल यानी कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जीएनएम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है, लीवर से होता है। लीवर से होता है। बाइल क्या करता है? तो फैट के पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट के डाइजेशन में जो बाइल होता है हेल्प करता है। और एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में आता है कि जो बाइल होता है यानी कि जो पित्त रस है, इसका स्टोर कहाँ पे होता है? पित्त रस का जमाव कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय के अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को या फिर न्यूक्लियस को? किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब हमारे पास बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल फास्ट रिवीजन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान, कौन सी गैस? तो CO2 और O2 जो है, इसका गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर्स इन ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वियोली या फिर लैरिंग्स। कहाँ पे होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन, ये चारों आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो जो CO2 और O2 का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तो लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है? तो एल्वियोली के अंदर होता है। एल्वियोली के अंदर होता है। लंग्स के अंदर, एल्वियोली के अंदर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बतलाइए। डार्विन को, लैमार्क को, ग्रेगर मेंडल को या फिर मॉर्गन को? किसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने जो है वो मटर के पौधे पे 7 सालों तक परीक्षण किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे, कौन से पौधे पे? मटर के पौधे पे। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइशम सेटाइबम। उस पे इन्होंने 7 सालों तक अपना परीक्षण किए थे। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को कम करता है? आपके पास यहाँ पे 4 हार्मोन का नाम दिया है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड यानी ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है? ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन? कौन सा होता है? तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज पूछा है, कम करने का काम कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन करता है इसको कम करने को, ब्लड शुगर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है?
बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? डेसर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर पोलर रीजन, कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर होता है। यहाँ पे जो है वर्षा होते रहता है, बहुत अधिक वर्षा होते रहता है, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं, जिस कारण से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? तो पश्चिमी घाट पे मिलता है और नॉर्थ ईस्ट पे आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो अमेजन का जंगल में, अमेजन रेन फॉरेस्ट में, अमेजन का जंगल में सबसे ज़्यादा पृथ्वी का बायोडाइवर्सिटी है और इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है। जो अमेजन का जो फॉरेस्ट है इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है। हर साल इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को हर साल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, यहाँ पे बतलाइए। और एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए बतलाइए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने, डार्विन एंड वेलेस ने, मेंडल ने या फिर मॉर्गन ने? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वॉटसन एंड क्रिक्स ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1953 यानी 1953 में दिए थे। 1953 में दिए थे। अगला क्वेश्चन कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कहाँ पे दिया है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए पे ही दिखे दिया है। इसके अलावा ऑप्शन दिया है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जो गलत है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यह भी गलत है। एडेनिन डाइफॉस्फेट, यह भी गलत है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ऑप्शन नंबर ए। और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है? बतलाइए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन या फिर जैंथोफिल? तो जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक। अगला क्वेश्चन है कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर रॉबर्ट कोच ने? किसने किया था? तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। बतलाइए इस तकनीक का उपयोग किसके लिए करते हैं? पीसीआर का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए जो सेगमेंट होता है उसको लाखों कॉपियां तैयार करने के लिए ये हेल्प करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। पीसीआर जो है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कि एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? एचआईवी किस कोशिका को मुख्य रूप से संक्रमित करता है? तो यह जो है वो किसको करता है? आरबीसी को, प्लेटलेट्स या फिर हेल्पर टी सेल्स या न्यूट्रोफिल्स? तो जो एचआईवी होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मेनली अफेक्ट करता है, जिसमें कि हेल्पर टी सेल्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी, इसको CD4 भी बोलते हैं, CD4 भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो टोटल 4 कक्ष होते हैं, आपको पता है। इसमें 2 नीला होते हैं और 2 अलिंद होते हैं, यानी 2 एट्रिकल होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इवैल्यूएशन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लामार्क ने, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या फिर ह्यूगो डी व्रीज? किसने दिया बताइए? तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने दिए थे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कि मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव का अगर सामान्य रक्तचाप देखा जाए तो 120/80 mmHg होता है। mmHg 120/80, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता है कि सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है, तो ऊपर वाला जो होता है 120 होता है सिस्टोलिक और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। हिंदी में अगर देखा जाए तो प्राकुंचन होता है और एक अनुशीथिलन होता है। प्राकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 होता है mmHg, और अनुशीथिलन दाब कितना होता है, तो 80 mmHg होता है अनुशीथिलन दाब। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या फिर एल्गी से? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? बतलाइए यहाँ पे सारे लोग। जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। कहाँ पे दिया है, तो एक फंगस को भी बोलते हैं हिंदी में कवक, फंगस को बोलते हैं कवक। तो पेनिसिलियम नामक फंगस से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? लीवर से, किडनी, पेनक्रियाज या फिर थायराइड से? तो जो इंसुलिन है इसका स्राव पेनक्रियाज से होता है, पेनक्रियाज से होता है। हिंदी में इसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय से होता है, अग्नाशय। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइनिंग करना, यानी कि टूरिज्म, या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या एग्रीकल्चर? तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करके रखना, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको संरक्षित करके रखना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम। तो यहाँ पे बताइए कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं? इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, और पावर हाउस ऑफ सेल लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अलग अलग सब का नाम है। अगर आपसे पूछता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। सेल के अंदर ये बात मैंने किया। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है बतलाइए। और लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। आज का सेट 1 जो है या पार्ट 1 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम आप लोगों को इसी तरह से कंटिन्यू आगे कराते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू क्लासेस आप लोग करते रहिएगा। ANM GNM का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनका प्रॉपर क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो मानव शरीर में जो पाचन जो होता है, डाइजेशन एक कम्प्लीटली यहाँ पे देखा जाए तो पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यही था आज का क्लास का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आप लोगों को बहुत कम समय में कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए फास्ट आप लोगों को हम कराएं। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में।